हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस की वीडियोस। आज 26 तारीख है और हम लोगों का जो मेन एजेंडा है आज वो हम पहले बता देते हैं। ये हमारी 3rd क्लास है और पहली क्लास है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ये इंटरनेशनल के जो रिलेशंस की जो पहली क्लास होगी, इसके बेनिफिशियरी ग्रुप्स जो हैं, जो लोग इसको देखकर बेनिफिट पा सकते हैं, उनमें से सबसे पहले है PSIR ऑप्शनल जिन लोगों ने लिया है उनके लिए। दूसरी, पॉलिटिकल साइंस के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग अपने फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए भी। और एज अ जनरल स्टडीज़ पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो UPSC और PCS के एग्ज़ाम्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ में IR आता है, उससे भी ये रिलेटेड है। अब ये IR को पढ़ने का 2 तरीका होता है। एक तरीका है द ट्रेडिशनल वे और दूसरा तरीका होता है जो मेरा खुद का है। इसमें मैं आपको कहानी बताऊंगा। ये कहानी जो होगी ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होगी, जिसको समझना या रिलेट करना आसान होता है और इससे आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में भी आती है। और कहानी के मोड में आपको पूरी की पूरी IR की जो फिलॉसफी है वो समझ में आ जाएगी। और दूसरा तरीका है ये ट्रेडिशनल वाला। इसमें मैं ऑथर्स के नाम बताऊंगा, इनकी दी हुई डेफिनेशंस बताऊंगा और कुछ केसेस बताऊंगा जिससे ये डेफिनेशंस को जस्टिफाई किया जाए। अब ये ऑथर्स के नाम याद करना ये एक नॉर्मल काम है, यानी कि एक बार अगर आप फिलॉसफी समझ जाते हैं तो ये ऑथर्स के नाम सिर्फ आपको नोट से रट्टा मारना पड़ेगा। डेफिनेशन रट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रटना शायद मुश्किल है। और जो केसेस हैं, ये केसेस एक तरीके की कहानी ही हैं, घटनाएं हैं, जो मैं टेक्निकली इन कहानियों में डिस्कस करूंगा। सो ये जो कहानियां हैं ये मैं यहाँ ऑलरेडी डिस्कस करूंगा। तो एक्चुअली में मेरे हिसाब से ये वाला जो स्टोरी है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम शुरू करें तो मैं ये पूरी की पूरी स्टोरी को ह्यूमन इवोल्यूशन से स्टार्ट करूंगा, इन अ वेरी नटशल, इन अ वेरी क्रिप्स मैनर। ह्यूमन इवोल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग हंटर्स थे एंड गैदरर्स थे। ये हमारा पूरा जो एज है ये स्टोन एज भी कहते हैं, आइस एज में भी हम लोग ऐसे ही थे, हंटर्स गैदरर्स थे। इसके बाद हम लोगों ने स्लोली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स करना शुरू किया। यहाँ पे टेक्निकली दिस इज द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो काफ़ी वार्म हो जाती है, जिस वजह से ये मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं। इसके बाद और एक और चीज़, यहाँ पे भी हम लोग हंटर्स और गैदरिंग का काम साइड बाय साइड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हंटर्स गैदरर्स हम लोग यहाँ थे और यहाँ पे हंटर गैदरर्स नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे भी थे, लेकिन दीज वर द न्यू थिंग्स दैट वर डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टेज पे जो तीसरा स्टेज है, यहाँ पे हम लोग फूड गैदरर्स और हंटर से फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में आ जाते हैं। फूड प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, मतलब कि बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होता है। अब इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से हमें मिला क्या है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं। सबसे पहले इन्होंने इंसानों को सेटल्ड लाइफ दिया है, जिससे एक सोसाइटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो स्मॉल सोसाइटी ही क्यों ना हो। एज एंड व्हेन द टाइम पास बाय, यही सोसाइटीज बिग सोसाइटीज में कन्वर्ट हुई हैं और यहाँ से हम लोगों को
एक नीड दिखाई दी है कि हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, क्योंकि समाज बड़ा हो गया है, समाज काफी बड़ा हो गया, तो हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए, है ना। वरना लोग जो है लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, उनके बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी किसी के ऊपर चढ़ जाएगा। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम लोगों ने बना भी लिया तो कोई हमें एक बॉडी चाहिए which will be in a position to impose these rules of conduct, है कि नहीं। यानी कि जो पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये पोजीशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है, या हम लोग एक सॉवरेन पावर के बारे में बात हो रही है। सो टेक्निकली यू सी, एक छोटे से एप्स वाले सिचुएशन से स्मॉल सोसाइटीज बनना, और फिर ये स्मॉल सोसाइटीज बिग सोसाइटीज में बदलना, और ये बिग जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा, तो ये स्लोली और बढ़ते रहेंगे, द काउंट विल गो ऑन एंड दिस विल क्रिएट नेशन स्टेट। नेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग इस स्टेट में रहते हैं, इस फिजिकल स्टेट में रहते हैं, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, या इन अदर वर्ड्स दे हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। किससे? इस फिजिकल स्टेट से, ठीक है। अब होगा क्या, अभी बिग स्टेट्स में जो है स्लोली कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। ये कंपटीशन से वॉर भी हो सकती है, मतलब इंसान की लाइफ के ऊपर रिस्क है, और दूसरा जो रिस्क है वो है लैंड प्रॉपर्टी का लॉस होना। सो या तो ह्यूमन लॉस होगा या तो प्रॉपर्टी लॉस होगी। इनसे बचने के लिए, इस कंपटीशन को अच्छे तरह से मुकाबला करने के लिए हमें एक किंग की जरूरत पड़ेगी। ये किंग के पास सॉवरेन पावर्स होंगी, करेक्ट। इसी सॉवरेन पावर्स का इस्तेमाल ये डोमेस्टिक जो भी उनके अंदर लोग रहते हैं उनके ऊपर भी करेंगे, और ये तो करेंगे, एंड ऑल्सो रूल्स फ्रेम करेंगे to have relations with other such kings, ऐसा होगा ही, क्योंकि ये अकेला राजा तो नहीं होगा उस समय, हर जगह पे कोई ना कोई डेवलप कर रहा होगा, तो ये कंटिन्यूटी में हर राजा के साथ रिलेशंस जो हैं, इसी चीज को हम लोग स्लोली समझेंगे। यही जो सिस्टम है, एक दूसरे राजाओं के साथ रिलेशंस जो हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। और ये जो इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम है, तो स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, इसी को IR कहते हैं। और इसकी जरूरत, नीड क्या है पढ़ने की, इससे हम पॉलिसीज बना सकते हैं कि किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए, कौन से राजा को कौन से राजा के साथ दोस्ती करनी चाहिए, कौन से राजा के साथ दुश्मनी करनी चाहिए या डिस्टेंस बढ़ानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी ये सिस्टम डेवलप हुआ है, लेट मी टेल यू दिस, जो भी ये सिस्टम डेवलप हुआ है, इसका एक इम्पैक्ट है इंडिविजुअल स्टेट्स के ऊपर भी, और ये हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस या हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, सोसाइटल इम्पैक्ट भी हो सकता है, या होता है रादर, और एक और चीज जो होती है वो है इकोनॉमिक। यानी कि इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम का रिएक्शन डोमेस्टिक लोगों के अंदर, या डोमेस्टिक पीपल जो भी अलग अलग देश के लोग हैं उनके अंदर हिस्टोरिकली पड़ता है, हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, सोशियो इकोनॉमिक
कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होती हैं. तो द स्टडी ऑफ दिस सिस्टम एंड द कॉन्सिक्वेंसेस देयरइन, ये दोनों को मिला ले तो हम लोग इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस. सो अगर आपसे कोई पूछता है या एक स्टेटमेंट देता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये एक ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है, यानी कि जो ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है विथ टाइम, द आंसर वुड बी यस. ठीक है, अब यहां से हम लोग नोट्स की तरफ चलेंगे जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं. तो लेट्स गो, लेट्स सी दिस. World in which we live is divided into nations. ठीक है, all these nations do interact with each other. These interactions amongst the states have been occurring since ancient times. The nature of these interaction will certainly transform, and in fact it has transformed in the modern globalized age. Now the states interact and these interactions affect domestic population. In the sense, historical consequences, social consequences, economic consequences, and to an extent, political consequences too. Therefore, the study of these interactions and these consequences are known as IR. And the need why is to understand the consequences and future policy making. Easy? चलो. नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट जो पेज है उसमें हमें पढ़ना है हाउ डिड अ नेशन स्टेट इवॉल्व्ड, या हाउ डिड अ नेशन स्टेट इवॉल्व्ड, कैसे ये बना, देखते हैं. चलिए. स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ मैन and not a creation of nature or earth. In other words, a state is a man-made construct. ठीक है, इंसानों ने बनाया है इसे. Man was initially hunter-gatherers, then domestication came in, then food producing came. So we got settled. From these settlements, what gradually we saw certain microscopic or microcosmic, this is the better word, let me mark it this way, this is a better word, microcosmic societies or mini societies. Initially, majority of the settlements were near river or water bodies like Indus Valley, Mesopotamian, Egyptian civilization. We all know this thing in the previous ancient class. पहला class दिया था हमने ancient history को, उसमें ये सब था. Now, all these societal groups enlarged over a period of time, and the need was felt to establish a code of conduct. And a code of conduct upon whom? Upon the chaotic tribes. Now, once the rules were established, what we needed was an authority to enforce these rules. Now, initially, the authority was given to the elders, समाज के बुजुर्ग लोग, and then it shifted towards the strongest. Now, why strongest? Because of the very nature of global politics. इसके बारे में हम लोग भी आएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं. Now, over a period of time, a need was felt to protect a group of persons. किससे? Now in the form of settlement. हम लोग सब सेटल हो गए हैं, लेकिन अब हमें प्रोटेक्शन की जरूरत है. क्यों जरूरत है प्रोटेक्शन? From the attacks of the members of the other groups. Why would they attack? Now this manifested, this fear manifested not only physical protection of people but also the land occupied by them. Now the protection emerged as one of the rudimentary reasons for political formations headed by a strong chief or the king who is the protector, and therefore he is thought to have or possess divine powers. ये fear human behavior में है. हमें एक दूसरे, हम लोग की आदत है कि हमें और ज्यादा चाहिए होता है. The desire leads to the conquering the adjacent areas, which eventually creates an atmosphere of a fear. And to counter that fear, protection is required, and therefore political formations began. समझ में आ रहा है? बड़ी आसान चीज है, बड़ी अच्छी कहानी हो रही है. Now in ancient times, no concept of sovereignty was there, but yet there was huge and flourished empires. For example, Greek city-state. इनकी खास बात ये थी कि कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन था. देखिए, ये एक नेशन बिल्डिंग के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, बट ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है. ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है. ठीक है. उसके बाद जब ये ग्रीक सिटी रोमन एम्पायर के अंडर आ जाता है, तो ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी अथॉरिटी ट्रांसफॉर्म्ड.
क्यों? क्योंकि एक समय पे पोप और एम्परर दोनों इमर्ज कर गए। एम्परर तो था ही, लेकिन पोप इमर्ज कर गया था एज अ न्यू अथॉरिटी। बेसिकली कैथोलिसिज्म, कैथोलिक मूवमेंट बढ़ चढ़ के बोलेगा अभी, ठीक है, इस फेज में। अब ये एंशिएंट वाला फेज जैसे ही खत्म होगा तो हमारे सामने आएगा मेडिवल वाला फेज। मेडिवल सोसाइटी एस्टैब्लिश इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यूडलिज्म। मेडिवल सोसाइटी दो चीजों से डिफाइंड होती है, एक फ्यूडलिज्म और दूसरा है मोर एम्फोसिस ऑन रिलीजन, ठीक है ना। दिस मेडिवल ऑर्डर ऑफ फ्यूडलिज्म गॉट ब्रोकन डाउन विद द रीबर्थ एंड रेनेसांस। ये समय पे आने पर मतलब मॉडर्निटी आ रही है, which ultimately culminated in the form of a Treaty of Westphalia 1648, very important thing, and this was followed by many crucial geographical. Now first point is that after the formation or the culmination of the Treaty of Westphalia in 1648, this created the first modern state. So Treaty of Westphalia leads to the first modern state and based on the idea of sovereignty, the most important thing जो missing थी। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहला मॉडर्न स्टेट बनता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, और ये सॉवरेनिटी लीड्स टू मेनी अदर क्रूशियल ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, क्योंकि हमें और जगह चाहिए। उसके बाद एनलाइटनमेंट होती है, एज ऑफ रीजनिंग आता है, और इसी से आगे बढ़ के इंपेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म या मर्केंटाइलिज्म की शुरुआत होती है, क्योंकि हमें और जगह चाहिए, हम और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज कर रहे हैं। मर्केंटाइलिज्म से शुरू करेंगे, फिर उस जगह को कॉलोनी में कन्वर्ट कर देंगे, लेटर लीडिंग टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो डिमांड बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मोर कॉलोनी, क्योंकि हमें कॉलोनी चाहिए रॉ मटेरियल के लिए और फिनिश गुड्स के मार्केट के लिए। और उसके बाद एक्सटेंसिव डिमांड फॉर कॉलोनी लीडिंग टू द कॉन्फ्लिक्ट, वेरी ऑब्वियस, एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू द वर्ल्ड वॉर 1 and 2। नो पीरियड ऑफ राइज ऑफ सुपर पावर, ये होता है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। पीरियड ऑफ राइज ऑफ सुपर पावर्स कौन से दो? यूएस एंड यूएसएसआर, दिस वाज अ बाइपोलर वर्ल्ड, और ये डिफाइन होता है म्यूचुअल मिसट्रस्ट से। नाउ व्हिच लेड्स टू द कोल्ड वॉर। देखिए ये पूरी की पूरी जो है ना एक बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट में तब्दील हो रही है, तो फोकस करें इस चीज को। At the end of the communism या the fall of the USSR या the Berlin Wall जब कोलैप्स होता है 1989 में, there is a rise of unipolar structure, the unipolar international state system। और इसी यूनिपोलर स्टेट स्ट्रक्चर में जब वो इवोग में था, तब मैनी सब्सिक्वेंट राइज ऑफ न्यू फोर्सेस केम इनटू बीइंग इन द वर्ल्ड, और इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको मल्टीपोलर फेज या मल्टीपोलर ऑर्डर, व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन ग्लोबलाइजेशन। आई होप दिस चार्ट इज क्लियर, गेटिंग क्लियर मोर एंड मोर, राइट। अब इसके अंदर बहुत सारे अप्रोचेस हैं, हम लोग आज एक अप्रोच डील करेंगे, सिर्फ एक, और वो अप्रोच है आइडियलिज्म का। देखिए आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो है, अगर हम अप्लाई करते हैं आईआर में, देन द थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म इमर्जेस, ठीक है। क्या कहता है ये? द स्टेट डू नॉट प्रेफर वॉर, स्टेट वॉर प्रेफर नहीं करता, दे स्ट्राइव फॉर पीस एंड बिलीव दैट पीस कैन बी अचीव्ड थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। अच्छी बातें हैं सारी। दे बिलीव दैट द रीजन ऑफ वॉर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अगर सेल्फ इंटरेस्ट को हम लोग थोड़ा सा पीछे ढकेल दें और म्यूचुअल अंडरस्टैंड करें एक दूसरे की जरूरतों को, तो वॉर को रोका जा सकता है। आइडियलिज्म की जो अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जैसे ये प्रमोट करता है डेमोक्रेसी, ये प्रमोट करता है एजुकेशन, ये प्रमोट करता है पब्लिक मैटर्स, यानी कि ये और ये वाली पॉइंट काफी हद तक सिमिलर है। पीपल आर गुड, ये मानकर चल रहा है, पीपल आर गुड एंड दे आर द सेंटर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज पे है, ये पीपल आर गुड, दिस इज द प्राइम ऑफिस, उनकी जो थॉट प्रोसेस का फाउंडेशन है। दे अवॉइड वॉर, दे मतलब पीपल अवॉइड वॉर एंड पीपल वांट टू कोऑपरेट म्यूचुअली। The behavior of the state can change, of course it can change, but the aim जो है, the goal है, वो है one world, one race and one nation. It aims at open diplomacy, openly diplomacy करो, लेकिन secrets मत रखो, क्योंकि इन्हीं secrets की वजह से World War 1 हो गया था। ये एम करता है हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अकोमोडेशन की, एक दूसरे की जरूरत को बेसिकली रिकॉन्साइल करो, अकोमोडेट करो एक दूसरे की इंटरेस्ट को, पता है जब तक हो सके, जहां तक हो सके अकोमोडेट करो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट पीस एंड फॉलोज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ऐसा इसका मानना है। दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर व्हेन इट कम्स टू द आइडियलिज्म फिलॉसफी। आइडियलिज्म की नजर से देखोगे आईआर को, तो ये उसकी कोर फिलॉसफी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा इसकी ओरिजिन को देख लें पहले, तो ओरिजिन क्या कहता है? ओरिजिन क्या कहता है इसकी? आइडियलिज्म की ओरिजिन क्या कहता है? उसकी ओरिजिन ये कहती है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है और उसकी मेंटेन करने का जो जिम्मा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। जब लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, तो ये कहा गया था कि इट विल ब्रिंग द बैलेंस, इट विल ब्रिंग द स्टेबिलिटी, ठीक है। आइडिया ऑफ द लीग ऑफ नेशन जो बनाया भी गया था,
ये बनाया गया था आउट ऑफ द 14 पॉइंट्स मेंशन बाय वुडरो विल्सन, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे हु वाज ही, ठीक है। इस वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स थे, इसमें दो चीजें थी, एब्सटेंस फ्रॉम वॉर भी था और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी था। दोनों चीजें थी। अगर आप युद्ध से दूर भागते हैं और आपके अंदर बिहेवियरल चेंज होता है तो ही आप प्रमोट कर सकते हैं पीस एंड हार्मनी। और इस स्कूल के कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे एक पैसिफिस्ट था, ये बिलीव करता था ह्यूमन रीजन पे, एक और था ग्लोबलिस्ट, ये भी बिलीव करता था ह्यूमन रीजन पे, और एक था क्लासिकल लिबरलिस्ट, ये भी बिलीव करता था। ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। अब मैं ये चार्ट बना रखी है, इससे आपको बड़ी आसानी होगी कि हार्मोनी में कौन बिलीव करता था, ठीक है। हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट में तो लिबरलिज्म जो है ये कुछ हद तक ग्रीड को फॉलो करता था, कुछ हद तक कैपिटलिज्म में बिलीव करता था। वॉर जो है वो सारे बैड मानते थे, लेकिन लिबरल्स जो हैं वो इरैशनल मानते थे। यूनिवर्सल एथिक्स पे ये लोग मानते थे, लेकिन ह्यूमन रीजन पे सबको बिलीव था, मोरालिटी पे सबको बिलीव था, ठीक है। ये उसके कुछ फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये बातें करने से तो होगा नहीं, कुछ क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। और वो क्रिटिसिज्म क्या है उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करते हैं। देखिए क्रिटिसिज्म, देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हो गया ना, इवन आफ्टर द लीग ऑफ नेशन, तो दी फैंटेसाइजिंग वर्ल्ड कि हाँ सब लोग अच्छा है, ऑट फैक्टर में, ऑट मतलब जो होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड व्हाट इट इज। सो ऑट वर्सेस इज द रियलिटी। ऑट जो है ये ऐसा होना चाहिए, यूटोपिया में आप जी रहे हो। तो जो E.H. कार है, एक रियलिस्ट हैं, ये कहते हैं आइडियलिज्म को एज ए यूटोपियंस। आइडियलिज्म हैव इग्नोर्ड द रोल ऑफ पावर, और IR इज ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स। पावर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स एंड समथिंग कांट बी इग्नोर्ड, जो आइडियलिज्म ने किया है। इसीलिए ये उसके मेन क्रिटिसिज्म्स हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो रियलिस्ट हैं, जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, ये बिलीव करते हैं कि IR में देयर इज नो परमानेंट एनिमी एंड फ्रेंड। एक ही चीज परमानेंट है, वो है अपनी अपनी इंटरेस्ट जो है वही परमानेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये रियलिस्ट का बेसिक्स जो है फॉर क्रिटिसाइजिंग आइडियलिज्म आपको समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगा ये लेसन तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।